क्या आप जानते हैं 60 साल से ऊपर की ये बूढ़ी महिला हाई कोर्ट में बिना किसी वकील के अपना केस जज के सामने रख रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लोगों ने इन महिला की बहुत तारीफें की। जैसी साइंटिफिक बातें इन्होंने कही उससे हर कोई प्रभावित हुआ। लेकिन आखिर ये कैसे केस में इन्वॉल्व हो गई, अब आपको डिटेल पता चलेगा एक अजीब साजिश का। ऐसी प्लानिंग जिसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक जांच, केस में जुड़े हुए गवाह, सबूत, हर चीज पर सवाल खड़े कर दिए। हाई कोर्ट के जजेस तक एक बार के लिए डाउट करने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नीरज पाठक केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से। यहीं पर लोकनाथपुरम नामक एक लोकेलिटी पड़ती है। इसी जगह पर इस मकान के अंदर रहता था एक परिवार। इसमें थे पति नीरज पाठक और इनकी पत्नी ममता पाठक। दोनों की उम्र 60 से 65 साल के बीच थी। इनके 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 35 साल का नीतीश पाठक और छोटा बेटा 30 साल का मानस पाठक। छोटे बेटे अब्रॉड में रहते थे, विदेश में। नीरज पाठक शहर के एक जाने माने और प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इनकी पत्नी ममता पाठक एक प्रोफेसर लेक्चरर थीं और जिले के गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाती। इनकी शादी को काफी अरसा बीत चुका था। 1984 में एक दूसरे के जीवन में आए थे और तब से ही साथ हैं। इनके जो बड़े बेटे हैं नीतीश पाठक, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। इलाज चल रहा था, उनका ज्यादा ख्याल रखना होता। दवा, इलाज और एक्स्ट्रा केयर से इनका हेल्थ और बिहेवियर 95% तक नॉर्मल हो चुका था। ये अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। डॉक्टर नीरज पाठक की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उम्र का भी दोस्त था। इसके चलते फरवरी 2019 में ये अपनी सर्विस से वीआरएस ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। करीब 39 साल तक सेवा देने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। ये काफी लंबा समय होता है। हालांकि इन्होंने अपने घर पर भी एक छोटा सा क्लिनिक ओपन कर लिए थे। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद इसको ही संभालने लगे। इनके क्लिनिक में करीब 7 से 8 लोग काम भी किया करते थे। ममता पाठक को भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते 36 साल हो चुके थे, 36 ईयर्स। ये पहले पेप्टेक कॉलोनी में रहती थी अपने बेटे के साथ और यहाँ लोकनाथपुरम में पति अकेले रहते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। बेटे नीतीश अपने पिता से मिलने के लिए अक्सर आते रहते हैं, लेकिन फिर कोविड का समय आ जाता है, लॉकडाउन लग गए। वैसे मेन घटना अप्रैल 2021 की है। मेन घटना से करीब 10 महीने पहले बेटे नीतीश अपने पिता के पास आए और यहीं पर रहने का फैसला किया। अब उधर इनकी माताजी अकेले क्यों रहें, इसलिए वो भी यहीं पर आ जाती हैं। इस तरह से पूरा परिवार साथ हो गया। पत्नी और बेटे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और पति फर्स्ट फ्लोर पर। अब तारीख आती है 30 अप्रैल 2021। वैसे पिछले कुछ दिनों से इस परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सबको ही सर्दी जुकाम और बुखार आ रहे थे। 30 अप्रैल की सुबह सुबह ममता पाठक ने एक आदमी को कॉल किया जो कि ड्राइवर का काम करते थे, रतन सिंह यादव। ममता पाठक और रतन सिंह दोनों करीब 2015 से एक दूसरे को जानते थे। उस दौरान रतन जी ने ममता पाठक को ड्राइविंग लाइसेंस दिया था। यह महाराजपुर कॉलेज में पोस्टेड थी। कभी कभार रतन जी ही इनको ड्रॉप करने के लिए जाते थे। तो उनसे सुबह करीब 6 बजे ये कॉल करके कहती हैं कि आज इनको डायलिसिस कराना है, झांसी लेकर चलिए। ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, जिनकी किडनी ठीक नहीं होती वो कराते हैं। रतन जी ने बोला कि अभी ड्राइविंग के काम में बिजी हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंचते हैं। इसके बाद लगभग 8 बजे ये लोकनाथपुरम डॉक्टर नीरज के घर पर पहुंचे। 9 बजे ममता पाठक अपने बेटे नीतीश के साथ इको स्पोर्ट कार में बैठकर जाती हैं। उसके बाद रात के 9:30 बजे तक ये लोग घर वापस लौट आए। लगभग 10-12 घंटे ये बाहर रहे। ड्राइवर रतन जी ने कार को घर में पार्क कर दिया और फिर एक वॉचमैन धनीराम अहिरवार से थोड़ा बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद ये अपने घर चले गए। वैसे वॉचमैन धनीराम डॉक्टर नीरज पाठक के यहाँ पर पिछले 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब तारीख आती है 1 मई 2021, यानी अगला दिन। सुबह के करीब 7 बजे पत्नी ममता ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाती हैं अपने पति से खाने के बारे में पूछने के लिए, नाश्ते में क्या बनाएं। ये उनके रूम में गई। देखा कि पति बिस्तर पर सीधी तरह से सोने के बजाय अजीब तरह से लेटे हुए हैं। इन्होंने अपने दोनों पैर बिस्तर से आगे चेयर पर रखे हुए हैं। पत्नी इनके पास आती हैं, जगाती हैं, पर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। पत्नी ने देखा कि इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। इसके बाद इन्होंने अपने बेटे नीतीश को चिल्लाकर बुलाया। ये पहचान के एक डॉक्टर चतुर्वेदी जी को कॉल करती हैं। उनसे बोला कि पति की तबीयत खराब हो गई, जल्दी से घर आकर देखिए। पर वो डॉक्टर कहते हैं कि कोविड फैला है, कैसे आए, आप पुलिस को बुला लीजिए। इसके बाद माँ ने बेटे से पुलिस को कॉल कराया। जब ये कॉल पर बात कर रहे थे तभी वॉचमैन भी इनकी बातें सुन लेते हैं कि डॉक्टर नीरज अब नहीं रहे। 8:30 बजे तक सिविल लाइंस थाने की पुलिस घर पर पहुंची। यहाँ पर पत्नी रो रही थी, बिलख रही थी। बाकी अपने रिश्तेदारों को भी कॉल करके सूचना दिया।
चूंकि लॉकडाउन का समय था, कोविड का दूसरा वेव अपनी चरम पर था, इसीलिए लोग भी यहाँ पर आने से डर रहे थे। पत्नी पुलिस से कहती है कि पति को कोविड हो गया था, इसीलिए वो आइसोलेशन में रह रहे थे। काफी दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर डॉक्टर नीरज कहीं भी अपना इलाज नहीं करा रहे थे। चूंकि खुद एक डॉक्टर हैं तो अपना इलाज स्वयं ही करते हैं। पुलिस ने भी सोचा शायद उसी वजह से हुआ हो। पुलिस ने जगह का घेराव करके अपनी जांच शुरू कर दी। इनके ऊपर कुछ कुछ जगहों पर चोट के निशान पाए गए। इसमें कुछ पुराने थे, जैसे काफी समय पहले लगा हो, जो रिकवर हो रहा था। कुछ जगहों पर और भी निशान थे, जैसे किसी गर्म चीज को छूने से हो जाता है वैसा दाग। कमरे में और कोई संदिग्ध चीज नहीं पाई जाती है। खिड़की वगैरह भी बंद थे। यहाँ फोटोग्राफर को भी बुलाया गया पूरे सीन के फोटोज को लेने के लिए, ताकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। कल को अदालत में कोई सवाल न खड़े करे। आगे पुलिस ने पाठक जी को फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। इसी 1 मई की दोपहर में पंचनामा, पोस्टमार्टम और घटना के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, डॉक्टर के साथ क्या हुआ होगा, ये सब कुछ पता लगाते हैं, जांच करते हैं। घर में फर्स्ट फ्लोर पर आने के लिए 2 सीढ़ियां थी, जो सामने ओपन गैलरी से कनेक्टेड हैं। यहीं फर्स्ट फ्लोर पर कैमरा भी लगा हुआ था। चूंकि यहाँ पर क्लिनिक है, पेशेंट्स आते जाते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए लगाना जरूरी है। पर इन दिनों क्लिनिक पर कोई नहीं आ रहा था, ना के बराबर लोग थे। लॉकडाउन में कौन आएगा। पुलिस अपनी शुरुआती जांच पड़ताल कर रही थी। घर के लोगों से, वॉचमैन से पूछताछ हो रहा था। पिछले 2-3 दिनों से कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आते जाते हुए नहीं देखा गया। वॉचमैन के अनुसार ये 29 अप्रैल से पाठक जी को नहीं देखे हैं। वो 2-3 दिनों से नीचे नहीं उतरे। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि घटना के पीछे की वजह इलेक्ट्रिक करंट है। जो निशान या दाग थे वो इसी से होने की संभावना है। जब कोई गलती से वायर टच कर ले जो इंसुलेटेड ना हो तो ऐसा ही निशान पड़ते हैं, और ये उनके ऊपर कई जगहों पर थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये भी बताते हैं कि 36 से 72 घंटे पहले ये घटना हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। यदि 36 से 72 घंटे के बीच देखें तो तारीख आएगी 28-29 अप्रैल। वॉचमैन ने कहा कि 29 अप्रैल से नहीं देखें। यहीं से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन घूम जाती है। ये बात साफ हो गई कि घटना प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। जिस अवस्था में वो पड़े थे उससे भी पुलिस को डाउट हो रहा था। पूरा बेड पर लेटे थे और पैर कुर्सी पर टिकाए रखे थे। ऐसे कौन सोता है। डॉक्टर्स ने इनके विसरा सैंपल्स भी प्रिजर्व करके FSL भेज दिए, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। पुलिस को ग्राउंड फ्लोर पर 10-11 फीट लंबे वायर वाला एक्सटेंशन बोर्ड मिला, जो 2 पिन वाले प्लग के साथ था। इसके अलावा दवाई की एक स्ट्रिप मिली, जिसमें 6 टैबलेट्स की जगह थी। हालांकि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं। शायद सीजर के इस्तेमाल से 6 टैबलेट स्ट्रिप अलग हुई हो, पर इसमें केवल 2 ही टैबलेट्स थे। बाकी 4 टैबलेट यूज हुए हैं, स्ट्रिप में नहीं है। घर में इस दवा के बारे में पूछने पर पत्नी बताती है कि ये बेटे की दवा है, जो काफी समय से चल रही है। लेकिन ये दवाई ग्राउंड फ्लोर के किचन में थी, जबकि बेटे की सारी दवाइयां उसके कमरे में होती हैं, दूसरी जगह पर होती हैं। ये एक दवा की स्ट्रिप किचन में क्या कर रही है। पुलिस ने इसे भी अपने कब्जे में ले लिया। CCTV कैमरे की DVR को भी जब्त कर लेते हैं। टेक्निकल टीम ने उसके फुटेज चेक करने शुरू किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी और शुरुआती जांच के बाद पुलिस 6 मई को अननोन के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी टीम के साथ जांच शुरू कर दी। आखिर किसकी डॉक्टर साहब से दुश्मनी हो सकती है। इनके जान पहचान के जो लोग थे, इनके दोस्त, साथी, क्लिनिक में काम करने वाला स्टाफ, उनसे पूछताछ होने लगा। इस केस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। CCTV की जांच में पुलिस को कुछ खास सुराग नहीं मिलता है। कोई भी बाहरी इंसान घर में प्रवेश नहीं किया। वॉचमैन भी लगातार ड्यूटी पर थे। ये भी किसी संदिग्ध को घर में आते हुए नहीं देखे। पत्नी ममता पाठक बताती हैं कि इनका घर इलेक्ट्रिक करंट के मामले में पूरी तरह से सुरक्षित है। कहीं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, कहीं से कोई अर्थिंग लीक नहीं हो सकती। यहाँ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB लगा है। अगर शॉर्ट सर्किट हो या करंट ओवरलोड हो तो MCB ट्रिप होकर फ्लो रोक देती है। इसके अलावा रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी RCC भी लगा है, जो अर्थिंग लीकेज डिटेक्ट होते ही ट्रिप कर जाती है, रुक जाती है। यानी किसी को भी करंट लगने से पहले बिजली का फ्लो रुक सकता है। फिर कैसे कोई इनके पति के साथ वो सब करेगा। 2017 से 2022 तक इनके पति ने घर का इंश्योरेंस भी करा रखा था, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर घर आकर चेक किए थे, बकायदा जांच पड़ताल की थी। सब कुछ जांच होने के बाद ही इंश्योरेंस हुआ था। अब तो ये भी सवाल उठा कि जब बिजली लीक हुई तो MCB या RCC भी ट्रिप क्यों नहीं हुई, फ्लो बंद क्यों नहीं किया, जबकि 1 सेकंड के 50वें हिस्से में ही बंद हो जाना चाहिए था। रिश्तेदारों से पता चलता है कि पिछले 15-20 साल से पति नीरज और पत्नी ममता के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। आए दिन दोनों में कहा-सुनी, झगड़े होते हैं। जनवरी 2021 में ममता पाठक ने अपने पति के खिलाफ कंप्लेन भी फाइल की थी, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि इनके पति रात को इन्हें नींद की दवा खाने में मिलाकर या इंजेक्शन देकर गहरी नींद में सुला देते हैं और फिर ये खुद कहीं चले जाते हैं घर से। जब सुबह होता है और ये पूछती हैं तो वो कुछ बताते नहीं,
उल्टा झगड़ा करते हैं। इन्हीं विवादों के चलते पिछले कई साल में कई जगह पर जाकर पत्नी ममता पाठक ने शिकायत दर्ज कराई। कभी संबंधित थाने गई, कभी छतरपुर एसपी ऑफिस, सागर आईजी, भोपाल के डीजीपी ऑफिस। इसके बाद जब पुलिस नीरज पाठक से पूछताछ करती है तो उनका कहना था कि इनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस वजह से वो रात को सोती नहीं, नींद नहीं आती। इसीलिए दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं ताकि वो आराम से सो सके, आराम कर सके, अन्यथा उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। पुलिस ने अपनी जांच में डॉक्टर नीरज को सही माना। जनवरी 2021 में पत्नी ने जो केस किया था उसे ये वापस ले लेती हैं। घर के झगड़ों के चलते ही पहले ये अलग रहती थीं, पेप्टिक कॉलोनी में। बेटा नीतीश इनके साथ ही रहता। घटना के बाद पुलिस जो अपनी जांच कर रही थी उसमें मिला कि घर में 3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। पति नीरज पाठक, इनकी वाइफ ममता पाठक और बेटा नीतीश पाठक। जब पति के साथ वो सब कुछ हुआ तो पत्नी और बेटा कहाँ पर थे, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस पर ममता बताती है कि पति कोविड की वजह से आइसोलेशन में थे, बहुत कम ही मिलना जुलना होता था। ये 29 अप्रैल की रात में करीब 9 बजे खाना पूछने के लिए पति के कमरे में गई। देखा कि वो सो रहे हैं, लेकिन अजीब तरह से सो रहे थे। इन्होंने उनका पल्स चेक किया जो चल नहीं रहा था। इसके बाद ये वापस नीचे चली गईं। अगले दिन 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे ये अपने बेटे को लेकर ड्राइवर के साथ झांसी के लिए निकली। ड्राइवर रतन जी ने पुलिस में बयान देते हुए बताया कि जब ये रास्ते में छतरपुर के अलीपुरा पहुंचे तो मैडम ने कहा कि हरपाल पुल ले चलो, जहां उन्होंने एक बैग अपनी माताजी को दिया। इसके बाद ये झांसी निकल गए। दोपहर में 1 बजे वहां पर पहुंचते हैं। ममता जी को डॉक्टर पीके जैन के क्लिनिक में जाना था डायलिसिस कराने के लिए। ये उनका क्लिनिक ढूंढती हैं, काफी खोजबीन किया पर मिला नहीं। उसके बाद ये चिरंजीव हॉस्पिटल गई। वहां पर इनसे इनका कोविड जांच का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, पर मैडम के पास नहीं थे, रिपोर्ट आने में टाइम था। इसके बाद ये लोग 4 बजे तक सदर बाजार में घूमते रहे। ड्राइवर साहब ने मैडम से बोला कि शायद अब तक कोविड रिपोर्ट आ गया हो, पर अभी भी आया नहीं था। इसके बाद ये लोग शाम के 7 बजे वापस छतरपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के बीच घर पर पहुंचे। ड्राइवर कार को पार्क करके अपने घर पर जाने लगे। इतने में इन्होंने देखा कि मैडम थोड़ी उदास लग रही हैं और सुबह से भोजन भी नहीं किया। इन्होंने उनसे वजह पूछी। कथित तौर पर ममता जी कहती हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर इन्होंने डॉक्टर को बुलाया होता तो शायद ऐसी गलती नहीं होती। अब इन्होंने ड्राइवर से ऐसा क्यों कहा, इनसे कैसी गलती हो गई, पर ये गलती अपनी बताती नहीं है। पर आगे चलकर कोर्ट में ड्राइवर रतन सिंह इस बयान से मुकर जाते हैं कि मैडम ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ममता पाठक ने 29 अप्रैल की रात में 9 बजे पति को उस हाल में देखा कि रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, पल्स नहीं चल रहा। ये उस समय ना तो किसी डॉक्टर को बुलाती है, ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, बल्कि ये शांत रही और अगले दिन ये झांसी चली गई। फिर बिना कोई डायलिसिस कराए लौट आती हैं। ये जिस डॉक्टर के पास गई झांसी में, उनका इनके पास एड्रेस नहीं था। ये थोड़ी अजीब बात है। 1 मई को ये पुलिस को सूचना दिलवाती हैं। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर्स के हिसाब से ये टाइमलाइन भी बैठ रहा था कि 29 अप्रैल में ही कुछ हुआ होगा। पर आखिर ममता जी ने 2 दिन का इंतजार क्यों किया, इतने घंटे चुप क्यों रही? डिकम्पोजिशन शुरू होने के बाद पुलिस को सूचना देती हैं। धीरे धीरे पुलिस का शक ममता पाठक जी पर आ रहा था, लेकिन आगे देखिए कैसे ये महिला कोर्ट में सबके सामने भारी पड़ती हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक जांच, सारे सबूत, हर चीज को ये गलत ठहराती हैं। रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ में पुलिस को एक और चीज पता चलती है। 29 अप्रैल की सुबह 11:51 पर डॉक्टर पाठक जी ने अपने एक जानकार वकील को कॉल किया था। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी उस दौरान बहुत वायरल हुई थी। इसमें पाठक जी अपने फ्रेंड से कहते हैं कि इनकी पत्नी परेशान करती है। जब वे बाथरूम में गए तो उसने बाहर से बंद कर दिया। इन्हें बाथरूम में चोट भी लग जाती है। उसने इनकी अलमारी को नुकसान पहुंचाकर 5 लाख रुपए कैश, बैंक के कागजात, पासबुक, ATM, FD के डॉक्यूमेंट्स, कार की चाबी, लीगल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कब्जे में ले लिया। अभी तो फिलहाल कॉल कर रहे हैं, लेकिन आगे इनका फोन भी ले लेती है। खैर पाठक जी दोस्त को कॉल करके ये सब कुछ बताते हैं और रिक्वेस्ट किया कि इनको यहाँ से निकालो। इसके बाद दोस्त वकील के बेटे ने अपने दोस्त से बात की और वो दोस्त सिविल लाइन थाने के TI से बात करते हैं। फिर ऑफिसर्स ने उनके घर पर जाकर उन्हें छुड़ाया। बाथरूम से तो निकल गए, लेकिन घर से जाने नहीं दे रही थी। डॉक्टर नीरज ने पहले भी पुलिस से कंप्लेन किया था लिखित में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्हें अपनी पत्नी को वापस घर में जगह नहीं देना चाहिए था। इसके कब्जे में सब कुछ है। घर में 2 किचन थे, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक फर्स्ट फ्लोर पर। ऊपर वाले किचन को पत्नी ने लॉक कर रखा था। इस वजह से पति को उसके ही भरोसे बैठना पड़ रहा था खाने पीने के लिए। 2-3 दिनों तक उसने खाना पीना भी नहीं दिया था। घर से बाहर भी नहीं जाने दे रही थी कि बाहर जाकर किसी ढाबे में खाना खा लें। 12:54 पर दोस्त फिर से डॉक्टर पाठक जी को कॉल करके पूछते हैं कि अब आप ठीक हैं, बाथरूम से छूट गए, फ्री हो गए? इन्होंने कहा कि हाँ, पुलिस ने बाहर निकाला है। इसके बाद इसी 29 अप्रैल की रात में दोस्त ने वापस से इन्हें कॉल किया, लेकिन अब ये फोन नहीं उठाते हैं। कैसे उठाते? आज रात ही तो घटना हुई। 6 मई को FIR दर्ज होने के बाद 8 मई को पुलिस ने ममता पाठक को थाने बुलाया, पूछताछ की।
पुलिस ऑफिशियल्स भी घटना से पहले पिछले 3-4 दिनों से इस घर के झगड़े वगैरह देख रहे थे। 8 मई को ही ममता जी एक मेमोरेंडम के जरिए स्वीकार करती हैं कि इन्होंने ही अपने पति का वो हाल किया था। इन्होंने बाकायदा एक साजिश तैयार की थी और उसके तहत ही घटना अंजाम देती हैं। इन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था, अगर कोई किसी चीज की दवा लेता है तो उसका असर एक तय समय तक ही रह सकता है। ममता पाठक ने देखा कि 2 दिन में डिकम्पोजिशन के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। अगर दवा ली गई है तो इस प्रोसेस के दौरान शरीर के एंजाइम्स, बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देते हैं। इसके बाद तो पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर्स पता नहीं कर सकते। यही कारण था कि जब पत्नी ने बेटे की दवा का ओवरडोज पति को खाने में मिलाकर 29 अप्रैल की रात को दिया, इसके बाद एक्सटेंशन बोर्ड लाकर उन्हें बिजली देती हैं। इन्होंने रूम की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ताकि यहाँ पर गर्मी पैदा हो, नमी हो। इससे प्रोसेस और भी तेज हो जाता है ताकि दवा जल्दी नष्ट हो जाए। फिर इस साजिश के तहत अगले दिन झांसी गई, साथ में बेटे को भी ले लिया, कहीं पिता को देखने के लिए उनके पास न चला जाए। अगर ये देख लेते तो शक हो सकता था, पुलिस को बुला सकते थे। पोस्टमार्टम में दवा का जिक्र हो जाता, सीधे ही पत्नी पकड़ी जाती। झांसी जाने के लिए डायलिसिस का बहाना दिया, इसने जानबूझकर नहीं कराया। ये सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक शहर से बाहर रही ताकि बाद में बोल सके कि ये तो बाहर थी, घर पर कौन आया गया रहा होगा इसे नहीं पता। फिर अगले दिन 1 मई को शोर मचाया। पहले कहती हैं कि कोविड की वजह से हुआ होगा, क्योंकि ये जानती थी कि कोविड वालों का पोस्टमार्टम नहीं होता। लेकिन पुलिस ने शंका के चलते पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पर रिपोर्ट में दवा का जिक्र नहीं होता है। लेकिन 36 से 72 घंटे और बिजली के दाग की बात आई, इससे ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। आगे जब विसरा के जांच की रिपोर्ट आती है तो उसमें दवा का जिक्र होता है, उससे कुछ भी नहीं छिप सकता। यह एक एडवांस फॉरेंसिक जांच होती है। रिपोर्ट में वही कंपाउंड निकलता है जिस कंपाउंड से बेटे की दवा बनी थी, जो किचन में मिली। ममता पाठक की किचन में उस दवा को ले गई होंगी और खाने में मिलाते टाइम वहीं पर रखकर भूल गईं। एक और चीज कि डॉक्टर नीरज जी की कोविड रिपोर्ट निगेटिव पाई जाती है, यानी उन्हें कोविड नहीं था। पत्नी ने झूठ बोला। पत्नी के अनुसार इसके पति ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। इन्हें शंका था कि कहीं पति का अफेयर चल रहा है। इन्हें कभी लगता कि हॉस्पिटल में नर्सेस से है, कभी MR से, तो कभी जिले के SDM की बहन से। पर ममता जी कभी भी अफेयर को साबित नहीं कर पाई, इनके पास कोई सबूत नहीं था। पैसे, रुपए, जमीन जायदाद को लेकर भी पति पत्नी में विवाद होता। डॉक्टर पाठक जी अपनी पत्नी की हरकतों को देखकर इसे डाइवोर्स भी देना चाहते थे। पुलिस चार्जशीट तैयार करके सेशन कोर्ट में सबमिट करती है। ममता पाठक ने कहा कि पुलिस ने इनको फंसाया है, ये झूठे केस हैं। इनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वो चले गए। इनके देवर और रिश्तेदारों की नजर इनके पति की प्रॉपर्टी पर है। वो लोग मिलकर इन्हें जेल भेजकर सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। इन्होंने और भी सवाल उठाए, FIR इतना लेट क्यों लिखा गया? घटना का पता 1 मई को चला था और FIR 6 मई को हुई, इतनी देरी क्यों? ये मानते हैं कि पति के साथ झगड़ा होता था, लेकिन ये लोग 1984 से साथ थे। इनके रिश्ते काफी अच्छे थे और छोटी मोटी बातों पर तो झगड़े होते रहते हैं। इन्होंने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए जिसमें ये अपने पति और बच्चों के साथ खुश दिखाई दे रही हैं। जो मेमोरेंडम इन्होंने पुलिस को दिया जिसमें कन्फेस किया, वो पुलिस ने लिखा है। उन्होंने दबाव बनाकर एक खाली पेपर पर साइन कराया था। उसके बाद उसमें कुछ भी अपने मन से लिख दिया। इनका बेटा भी तो घर में था, पर पुलिस उससे पूछताछ नहीं करती। उसका कोई भी रोल केस में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक करंट की बात आई, पर डॉक्टर्स ये कैसे कह सकते हैं? अग्नि और विद्युत दोनों के निशान सेम होते हैं, डिफरेंस पता करना मुश्किल होता है। उसके लिए स्पेशल लैब में जांच करनी पड़ती है। ममता पाठक का रील वायरल हुआ जिसमें ये कोर्ट रूम में बहस कर रही हैं हाई कोर्ट के जज के साथ। वहीं पर ये सारी चीजें बता रही थी कि बिजली वाले दाग का पता करने के लिए स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि जब बिजली का तार टच होता है तो मेटल के पार्टिकल्स स्किन में चले जाते हैं, मिल जाते हैं। इसका पता करने के लिए स्पेशल लैब में केमिकल रिएक्शन कराते हैं। पोस्टमार्टम में यूं ही बोल दिया गया, जो झूठी है। घर में MCB, RCC भी लगे हैं। उनके रहते शॉर्ट सर्किट, अर्थिंग लीकेज नहीं हो सकती। घटना के बाद पुलिस घर पर आई थी जांच करने के लिए, लेकिन उन्होंने पति के कमरे से कोई भी चीज कब्जे में नहीं लिया। ना तो बिस्तर, ना चद्दर, ना तकिए की खोल, ना ही कोई और चीज। केवल निचले वाले फ्लोर से तार लिया जिस पर इंसुलेटर्स लगे हैं। उनके कलर्स को लेकर भी कंफ्यूजन है। जब्त करने के दौरान पुलिस ने कुछ विटनेसेस भी रखे थे। एक विटनेस बिलाल खान, उनके अनुसार 10-11 फीट का ब्लैक कलर का वायर जब्त हुआ। दूसरे विटनेस मोहम्मद शमीम, इनके अनुसार 9-10 फीट का तार जब्त हुआ जो व्हाइट कलर का था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जगतपाल सिंह, इन्होंने 11 मीटर का लिपटा हुआ तार जब्त किया जो ब्लैक एंड रेड कलर में है। सभी लोगों के बयान अलग अलग हैं। जो दवा किचन से ली गई थी वो कोई नींद की दवा नहीं है, इनके बेटे के मानसिक दिक्कत की दवा है। FSL ऑफिसर ने विसरा रिपोर्ट में दवा की मात्रा का मेंशन नहीं किया कि विसरल ऑर्गन में कितनी मात्रा मिली है। घटनास्थल की पुलिस मैपिंग करती है कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, कहां पर क्या है। उसमें इन लोगों ने पति के रूम का स्विच बोर्ड मेंशन नहीं किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजली की सप्लाई वहीं से हुई होगी। यही नहीं, मैप में दोनों सीढ़ियों का भी मेंशन नहीं किया गया जो फर्स्ट फ्लोर पर आती है, जहां से ही कोई आया होगा।
ये सीढ़ियां ओपन गैलरी से जुड़ी हैं। वहीं एक हॉल है जहां पर पेशेंट्स आकर वेट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर पाठक जी ने वहीं पर क्लिनिक ओपन कर रखा था। पति ने कॉल पर जिस दोस्त से बात की उन्होंने एक पेन ड्राइव में कॉल रिकॉर्डिंग दी थी, जबकि अपना फोन देना चाहिए था जिसमें कॉल आया था, जिसमें रिकॉर्ड किया था। यही नहीं, पुलिस ने पति का भी फोन जब्त नहीं किया, जिससे उन्होंने दोस्त को कॉल किया। सीसीटीवी फुटेज से भी साबित नहीं होता है कि सारी चीजों के पीछे ममता पाठक ही जिम्मेदार हैं। जो मेमोरेंडम जिसके खाली पेज पर प्रेशर देकर साइन कराया वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 27 में आता है। ये साइन हुआ था 8 मई 2021 की सुबह 11 बजे, लेकिन इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया 2 घंटे बाद 1:10 पर। तो ये मेमोरेंडम कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, क्योंकि साइनिंग के दौरान ये पुलिस हिरासत में नहीं थी। घटनास्थल पर जो व्यक्ति फोटोग्राफी करने के लिए आए थे उन्होंने 13 दिनों के बाद फोटोज सबमिट किए। इतना लेट क्यों? उससे भी छेड़खानी हो सकती है। घटना के बाद पुलिस की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर घर पर नहीं आया जांच करने के लिए घर का एमसीबी आरसीसीबी ठीक से काम कर रहा है या नहीं। पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने शरीर पर बिजली के निकलने का निशान मेंशन किया, कहां से प्रवेश की थी और कहां से निकली थी। मगर ऐसा तब होता है जब आप जमीन पर हो, आपके शरीर का कोई हिस्सा जमीन से टच हो, अर्थिंग की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर नीरज लकड़ी के बेड पर थे। बेड के ऊपर बिस्तर था, चादर था, उनके पैर के नीचे प्लास्टिक की कुर्सी थी। अब लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, इन सब चीजों से बिजली पास नहीं हो सकती। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुल मिलाकर ममता पाठक के अनुसार पुलिस ने इस केस में ढंग से जांच नहीं की, ना ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ठीक से जांच की। अब इस केस में जजेस क्या पाते हैं? ममता पाठक ने खुद बयान दिया था कि 29 अप्रैल को पति को जाकर देखा था कि उनके पल्सेस नहीं चल रहे हैं। इसके बावजूद ये किसी को बताती नहीं है, बल्कि अगले दिन झांसी गई। 2 दिन बाद ये क्यों पुलिस को बुलाती है? झूठ क्यों बोला कि कोविड की वजह से हुआ है, जबकि रिपोर्ट में तो निगेटिव आया। पति से इनका विवाद था, मारपीट करती थी, बाथरूम में धक्का देकर बंद कर दिया था, इससे उनके सर में चोट भी लगी थी। उन्होंने कॉल करके दोस्त को सारी कहानी बताई, पुलिस में कंप्लेन किया था। कई बार पुलिस से बात कर चुके थे कि पत्नी परेशान करती है, ये पढ़ी लिखी होकर भी खाली कागज पर कैसे साइन कर सकती है। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा था, इसके सबूत के लिए ममता पाठक ने ढेर सारे फोटोज पेश किए, लेकिन वो फोटोज पुराने थे, हाल के समय के नहीं थे। इसलिए उनसे कैसे साबित हो सकता है कि पति पत्नी के रिश्ते हाल के समय में कैसे थे? बिजली देने के दौरान आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुआ, उससे छेड़छाड़ भी हो सकती है। बिना अर्थिंग के आरसीसीबी थोड़ा लेट ट्रिप होता है। इस वाले बयान में ममता खुद फंस गई। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने एग्जिट पास का मेंशन किया, लेकिन पत्नी बोले कि अर्थिंग नहीं थी। इसका मतलब कि आरसीसीबी थोड़ा लेट ट्रिप हुआ होगा। उतना टाइम काफी है बिजली से काम अंजाम देने के लिए। अगर ममता कहती कि अर्थिंग हुई है, यानी आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो गई होगी। इसका मतलब कि जो पैर प्लास्टिक की कुर्सी पर रखे हैं वो पहले जमीन पर रहे होंगे, बाद में ममता ने कुर्सी पर रख दिया। इसका मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जिट पास की बात सच है। उस घर का पूरा कंट्रोल ममता पाठक के हाथ में था। ये चीज पूरी तरह से साफ थी, इनके बिना मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही सेशन कोर्ट कई सारे पॉइंट्स को देखते हुए जून 2022 में ममता पाठक को उम्र कैद की सजा सुनाती है, साथ में 10,000 रुपए का फाइन भी लगाया। फिर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। यहाँ भी सारी चीजें ममता पाठक रखती हैं। इस बार इन्होंने खुद से रखा, क्योंकि इनका वकील नहीं था। कई बार अपील करने के बाद कोर्ट ने खुद केस रखने का परमिशन दिया। ये अपने बेटे के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बेल पर बाहर आ गई थीं। बाहर रहते हुए अदालत की तारीख पर हाजिर होती। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोग इन महिला की सराहना कर रहे थे, इस बुजुर्ग महिला की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की कि इसने अपने पति को दवा खिलाकर और फिर बिजली से रास्ते से हटा दिया। इन्हें अफेयर को लेकर शक था, जिससे पति पत्नी में झगड़े होते थे। पैसे रुपए को लेकर भी झगड़ा होता, उन्हें खाना पीना भी नहीं देती थी। अब पुलिस ने एफआईआर लेट क्यों दर्ज की थी? इसमें बताया कि शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हो गया था। उससे पहले आखिर किस बेसिस पर एफआईआर दर्ज करते, जबकि कुछ पता ही नहीं था कि ये नेचुरल हुआ है या किसी ने जानबूझकर किया है। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला। ममता पाठक ने कहा कि लोग इसको फंसा रहे हैं, देवर प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, पर जब तक इनके बेटे हैं प्रॉपर्टीज का लीगल अधिकार इन पर ही हो सकता है, ना कि भाई बहनों पर। हाई कोर्ट में भी ममता पाठक जजेस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। 29 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी उम्र कैद। 65 साल की महिला को उम्र कैद हुआ। अब देखते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है या नहीं। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।